अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाते हैं। ये रहा हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2। XYZ Limited earn ₹10 per share, capitalization rate and the rate of and the return on investment are 10% and 12% respectively। हम लोग के पास सबसे पहले अर्निंग पर शेयर दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है? अर्निंग पर शेयर तो ₹10। उसके बाद कैपिटलाइजेशन रेट, तो कैपिटलाइजेशन रेट को क्या बोलते हैं हम लोग? के बोलते हैं। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो वो होता है आर होता है। इस तरह से हम लोग के पास 3 इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। उसके बाद सम्स में क्या बोला? डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो हम लोग को निकालना है ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट द पे आउट। तो इस मतलब ये जो हम लोग को ऑप्टिमम पे आउट रेशियो होगा उस पे शेयर का प्राइस कितना होने वाला है वो हम लोग को निकालना है। तो चलिए आ जाइए कॉपी में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले सम्स में क्या दे रखा हुआ है? तो अर्निंग पर शेयर, तो ये दे रखा हुआ है ₹10 अर्निंग पर शेयर हो गया। उसके बाद सम्स में के कितना दे रखा हुआ है? तो के इज इक्वल टू है, के इज इक्वल टू हम लोग को दे रखा हुआ है 10% और आर इज इक्वल टू कितना दे रखा हुआ है? तो आर इज इक्वल टू दे रखा हुआ है 12%। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे के ई इज लेस देन आर है, इसे बोला जा सकता है आर इज ग्रेटर देन के ई। तो इस केस में जब कंपनी ज्यादा का पैसा कमा करके दे सकती है तो यही इसका मतलब हुआ ना। आर का मतलब जितना पैसा कंपनी कमा के दे सकती है और के ई का मतलब शेयर होल्डर का कितना एक्सपेक्टेशन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, ये हो गया। तो इस केस में कंपनी तो पैसा ज्यादा कमा करके दे सकती है बट शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन उससे कम है। तो इसमें पैसा किसके पास रहना चाहिए? तो आंसर इस कंपनी के पास ऑब्वियस सा बात रह रहा है। देखिए इसका मतलब क्या किया, अगर ₹100 इन्वेस्ट करता है एक शेयर होल्डर तो कंपनी इसे कितना कमा करके दे सकती है? तो कंपनी कमा करके दे सकती है ₹12, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 12 दे रखा है, ₹12। बट यही अगर शेयर होल्डर के पास रहता है तो यहाँ पे के ही 10% दे रखा है, तो यही अगर शेयर होल्डर के पास रहे तो शेयर होल्डर कितना कमा सकता है? तो सिर्फ ₹10। तो इस केस में पैसा किसके पास रहना चाहिए? डिविडेंड के रूप में पे कर देना चाहिए कंपनी को, कि कंपनी के पास ही रखना चाहिए? तो आंसर इस कंपनी के पास ही रखना चाहिए। तो इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए, 0%। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 0%। तो देखिए तो इस केस में हम लोग वॉल्टर मॉड्यूल से हम लोग का था, ये क्या था? तो वॉल्टर मॉड्यूल का, और वॉल्टर मॉड्यूल में हम लोग का प्राइस के लिए फॉर्मूला क्या होता था? तो P इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड। तो इससे हम लोग को रिटर्न अर्निंग आ जाता था। इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? रिटर्न अर्निंग बोल सकते हैं। ये कैपिटल आर लिखता हूँ इसे, ये तो इसे इरेज कर दो। इसे मल्टीप्लाई हम लोग के से आर से करते थे और डिवाइड बाय क्या करते थे? के ही करते थे। और उसके बाद होल डिवाइड बाय क्या करते थे हम लोग? के ही करते थे। तो इस तरह से हम लोग का प्राइस निकल के आता था। इस केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। ये अभी तो 0 हो गया, प्लस अर्निंग हम लोग के पास कितना दे रखा है? 10 दे रखा हुआ है, उसमें से डिविडेंड तो 0 हो गया। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना %? 12%। तो यहाँ 12% को 0.12 लिखेंगे। और के कितना दे रखा है सम्स में? तो के 10%, तो यहाँ पे 0.10 होल डिवाइड बाय 0.10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का? तो चलिए इसे कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं। तो 0 प्लस 10 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 0.10, तो ये हम लोग का आ गया 12 डिवाइड बाय 0.10। इस तरह से 12 डिवाइड बाय 0.10, तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हम लोग का कितना आ गया? इस केस में अगर डिविडेंड 0 होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर 0 होता है तो हम लोग का आ गया 120। तो ये हम लोग का सबसे पहले आंसर आ गया। जो हम लोग को दे रखा हुआ था यहाँ क्या दे रखा होता है? डिटरमाइन द डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस ऑफ द शेयर एट पे आउट। तो हम लोग को प्राइस ऑफ शेयर भी आ गया और ऑप्टिमम डिविडेंड का पे आउट रेशियो भी आ गया। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, ये अब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये हम लोग का सम्स में राइट है? ये 120 ही होना चाहिए। इस टाइम में शेयर का प्राइस मैक्सिमम 120 ही होगा जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं दी ऑप्टिमिलिटी ऑफ द एबव
payout ratio can be proved by using 25%, 50%, 75% and 100% as payout ratio। इस तरह से ये हो गया हम लोग का कि 25%, 50% और 75% और उसके बाद 100% पे आउट रेशियो लेकर के हम लोग एज्यूम करके देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर जब डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होने वाला है, फर्स्ट केस अगर जब लेते हैं तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होने वाला है, इस केस में 25% कितना होने वाला है, 25%। इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर कितना आ गया, तो इस केस में डिविडेंड कितना आ गया, तो ये रुपीज हम लोग को अर्निंग कितना दे रखा हुआ है, 10 दे रखा हुआ है। तो इस 10 में हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं कितने से, 25% से। तो इंटू 25%, तो ये कितना आ गया हम लोग का, ये हम लोग का आ गया 2.5। तो डिविडेंड हम लोग का 2.5 आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का डिविडेंड 2.5 आ गया। इस तरह से अगर हम लोग निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे, तो ये हम लोग का प्राइस का फॉर्मूला होता था डी प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइड बाई के ई एंड उसके होल डिवाइड बाई क्या होता था, के ई होता था। ये हम लोग का फॉर्मूला होता था। अब इस फॉर्मूला में देखिए डिविडेंड कितना आ गया, तो 2.5 आ गया क्योंकि 25% पे आउट कर रहे हैं, प्लस अर्निंग तो हम लोग को 10 दे रखा हुआ है, जिसमें से डिविडेंड माइनस करेंगे तो 2.5 माइनस करेंगे और इंटू यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, तो आर सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ है 12%। 12% को हम लोग 0.12 लिखेंगे डिवाइड बाई 0.10 एंड होल डिवाइड बाई 0.10। इसे सॉल्व कीजिए तो 2.5 हो जाएगा प्लस 7.5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस 2.5, तो ये आ गया 7.5 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 0.1, ये हम लोग के पास आ गया 9 डिवाइड बाय, इस केस में हम लोग का शेयर का प्राइस कितने रहने वाले, तो 115 होने वाला है। तो देखिए जब हम लोग कुछ भी डिविडेंड पे नहीं कर रहे थे तो उस टाइम हम लोग का प्राइस कितना आया था, तो 120 आया था। ये जो हम लोग अभी निकाले थे ये रहा हम लोग का 120। जब हम लोग 25% पेमेंट किए तो इस टाइम में कितना प्राइस आ रहा है, इस टाइम में 115 आ रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग जब 50% डिविडेंड पे करेंगे, ये केस नंबर 2 में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 50% अगर है तो इस टाइम में डिविडेंड कितना आ जाएगा, तो डिविडेंड आ जाएगा 10 इंटू 50% इज इक्वल टू 5 आ गया डिविडेंड। तो इस केस में प्राइस कितना आने वाला है, तो प्राइस इज इक्वल टू पहले फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता था, तो फॉर्मूला होता था डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइड बाय के ई होता था एंड होल डिवाइड बाय के ई। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया और इस फॉर्मूला में आप लोग पुट कीजिए। अभी समझाने का कुछ है नहीं तो इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, आप लोग खुद से बनाइए। आप इस केस में शेयर का प्राइस कितना आ गया, तो 110 आ गया। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जब 50% अगर होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो तो यहाँ पे शेयर प्राइस कितना आ गया, तो यहाँ पे 110। थर्ड केस में डिविडेंड पे आउट रेशियो हम लोग को कितना दे रखा है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो हम लोग का 75 एज्यूम किए हैं। इस केस में डिविडेंड कितना आ जाएगा, तो डिविडेंड हम लोग का आ जाएगा 10 है अर्निंग इंटू 75% इज इक्वल टू कितना आ गया, 7.5 आ गया। और फिर से प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था, प्राइस इक्वल टू क्या होता था, D1 मतलब डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइड बाई के ई एंड उसके बाद होल डिवाइड बाई क्या होता है, के ई। तो ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला में आप हम लोग पुट करेंगे सम्स 7.5 प्लस 10 माइनस 7.5 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 0.10 फिर 0.10। इस केस में हम लोग का कितना निकल के आ गया, 2.5 इंटू 0.12 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 0.1। यहाँ इस केस में हम लोग का शेयर का प्राइस कितना आ गया, तो हम लोग का शेयर प्राइस कितना आ गया, 105 आ गया। अब फोर्थ नंबर में हम लोग क्या माने थे, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल टू 100%। इस केस में डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
अर्निंग हम लोग के पास 10 है और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100% से, तो ये हम लोग का आ गया अर्निंग डिविडेंड कितना आ गया 10 आ गया। अब इस केस में P इज इक्वल टू टी प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू आर डिवाइड बाई के ई, एंड उसके बाद होल डिवाइड बाई क्या है के ई, तो 10 प्लस यहाँ पे रिटर्न अर्निंग तो 0 हो गया, तो आर डिवाइड बाई के ई जो भी है डिवाइड के ई हम लोग के पास कितना है 0.10। इसे सॉल्व करने से ये हम लोग के पास कितना आता है 100 आता है। तो चारों ही केस में जब डिविडेंड पे आउट क्या था मिनिमम था, यहाँ पे एक बार समराइज कर देता हूँ, 0% था, फिर 25% था, फिर 50% था, फिर 75% था, एंड उसके बाद 100% था। इस केस सब में हम लोग का शेयर का प्राइस कितने था, तो जब 0 था तो यहाँ पे था 120, 100 के टाइम में कितना आ गया था 100, इसके टाइम में 105, 110 और उसके बाद 115। तो देखिए 0% से लेकर के जैसे जैसे डिविडेंड जितना बढ़ाते जा रहा है, पे करना जितना यहाँ पे बढ़ रहा है डिविडेंड पे आउट रेशियो, उस तरह से यहाँ पे शेयर का प्राइस भी क्या हो रहा है डिक्रीज होते जा रहा है ना। तो यही हम लोग को समझना है कि जब क्या चीज़ रिटेन, जहाँ पे जब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो कंपनी पैसा कमा करके दे सकती है, अगर वो क्या रहेगा, वो रहेगा लेस देन किससे, वो अगर रहेगा लेस देन क्या चीज़, देखिए ये आर हो गया, ये अगर लेस देन होता है के ई, उस टाइम में डिविडेंड पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए डिविडेंड पे करना चाहिए। यही इसके अपोजिट अगर आर इज ग्रेटर देन के ई, मतलब यहाँ कंपनी पैसा ज़्यादा कमा करके दे सकती है किससे, इक्विटी शेयर वाले के एक्सपेक्टेशन से इस टाइम में डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, नील होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, और इसी के साथ ये हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 3 में चलेंगे, ओके। और हाँ, कहीं अगर कुछ आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो आप लोगों को पूछना है, कहाँ पूछना है, तो मोबाइल ऐप में चैट का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पे आप लोग को पूछना है।